हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 2 की। ठीक है, 10 यूनिट थी और टोटल चैप्टर है अपने 42। तो सीधी सी बात है, छोटे ही चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था आवर्त मीडियम में जनन, और मुख्य रूप से वहां अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन। उसके अंदर भी बहुत सारी विधियां पढ़ी थी कायिक प्रवर्धन की। ठीक है, उसके बाद अपन ने लैंगिक जनन को भी शुरू किया था और इसमें बोला था लैंगिक जनन की दो प्रमुख आवश्यक घटनाएं थी। एक तो क्या चीज, युग्मकों का निर्माण, मतलब जो भी युग्मक निर्मित करने वाली मात्र कोशिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मकों का। ठीक है, और पादपों में नर युग्मक के रूप में पाया जाता है परागकण और मादा युग्मक के रूप में पाई जाती है अंड कोशिका, जो भ्रूणकोश या भ्रूणकोश के अंदर क्या रहती है, पाई जाती है। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर अपन ने बोला था जो जनन अंग है मुख्य रूप से कौन होता है, पुष्प, और जो कि क्या कहलाता है, रूपांतरित पर्व कहलाता है। इसके पीछे भी क्या रीजन है, इसको रूपांतरित पर्व क्यों कहते हैं? तो सीधी सी बात है, जो भी भाग बीजांकुरण के समय बीज के प्रांकुर भाग से निर्मित होता है वो क्या कहलाता है, पर्व। और पर्व की क्या खासियत होती है, उसके अंदर पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है। पुष्प की अगर अपन बात करें तो उसके जो चारों चक्र हैं, ठीक है, उनके बीच में भी पर्व होती है, लेकिन वो इतनी पास पास होती है कि अपन उनको विभेदित नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए इसको अपन नाम क्या देते हैं, रूपांतरित पर्व। ठीक है, आगे अपन ने पुष्प की संरचना में 4 चक्रों की भी बात की थी, जिसमें से 2 आवश्यक और जननिक चक्र थे। क्यों थे इनको आवश्यक या जननिक चक्र क्यों नाम दिया था? क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या लैंगिक जनन में भाग लेते, जबकि 2 चक्र जो थे बाह्य चक्र दलपुंज और बाह्य दलपुंज, उनको अपन ने क्या नाम दिया था, सहायक चक्र। ठीक है, सहायक चक्र क्यों बोलते हैं कि ये जनन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए नाम क्या दिया है, सहायक चक्र। ठीक है, चारों चक्रों की अलग अलग इकाइयों के बारे में भी पढ़ा था। पूरा जो घेरा होता है इनका, उनको अपन अलग नाम देते हैं। जैसे सबसे बाहर वाला होता है बाह्य दलपुंज, इसकी इकाई थी बाह्य दल। फिर है दलपुंज, इसकी एकल इकाई क्या होगी, दल। तीसरा था पुंगम, जिसे अपन नरजन्नांग नाम देते हैं, उसकी इकाई क्या है, पुंकेसर। उसकी संरचना भी पढ़ी थी। उसके अंदर अपन ने बोला था संरचना के अंदर 3 भाग होते हैं, परागकोश जिसके अंदर पराग कणों या नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन नाम देते हैं पूतंतु, और परागकोश और पूतंतु जिस स्थान पे आपस में जुड़ते हैं उसे अपन क्या नाम देते हैं, योजी नाम देते हैं। ठीक है, चौथा और सबसे आंतरिक चक्र जो होता है उसे अपन जायांग कहते हैं। उसकी एकल इकाई को अपन क्या नाम देते हैं, अंडक। ठीक है, अंडक के अंदर ध्यान रखना है 3 चीजें होती है मुख्य रूप से। सबसे ऊपरी भाग जो मंच की तरह कार्य करता है और जहां पर परागकण आकर गिरते हैं उसे अपन क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते ही परागकणों का अंकुरण होता है और पराग नलिका जो है वर्तिका के द्वारा क्या पहुंचती है, अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड, बीजांड के अंदर मिलती है भ्रूणकोश नामक संरचना, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अंडक का जो भ्रूणकोश भाग होता है उसी के अंदर क्या पाया जाता है, अपना अंड कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, मादा युग्मक। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। ठीक है, ये जो चैप्टर है हर बार बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन लेके बैठता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पहली इकाई जो है कंप्लीटली 4 मार्क्स की है। सिर्फ नंबर कितने हैं, 4 नंबर, जिसमें से पहले चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, थर्ड या फोर्थ में से 1 नंबर का आता है, और जो सेकंड चैप्टर है वो कितने नंबर का लेता है, 2 नंबर का रहता है। तो टोटल 4 में से 2 नंबर कवर करते हैं, इसलिए ठीक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर नाम ही बता रहा है नर व मादा युग्मकों की संरचना और विकास, मतलब अपन मुख्य रूप से क्या चीज पढ़ेंगे, 2 जो आवश्यक चक्र है अपने, ठीक है, उमंग और जायांग, उनके अंदर किस प्रकार परागकणों का निर्माण होता है, अंडक के अंदर किस प्रकार भ्रूणकोश और उसके अंदर अंडकोशिका निर्मित होती है, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है अपनी वो है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। आपने पहले ही सुना था कि भी अपने पुष्प जो होता है पादपों के अंदर नर जनन मुख्य रूप से जनन अंग होता है। ठीक है,
और पुष्प के अंदर नर जननांग जो होता है बाहर से तीसरा नंबर चक्र होता है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, पुमंग। और इस चक्र की जो एकल इकाई है उसे अपन क्या नाम देते हैं, पुंकेसर। और इसी पुंकेसर को अन्य नाम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्यों? इससे पहले जो अनावृत्तीय वर्ग था या अपन बोले प्रभाव था, उसके अंदर लघु और गुरु बीजाणु थे, और नर युग्मकों से संबंधित जो भी नाम आता है उसके आगे क्या जुड़ता है, लघु बीजाणु। तो याद रखना है कि पुंकेसर का अन्य नाम क्या है, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है। इस पुंकेसर की बात करें तो इसके 3 भागों के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा था। पहला भाग कौन सा है, परागकोश, दूसरा योजी और तीसरा पूतन। परागकोश जो भाग है, ये रहे तीनों भाग, परागकोश, योजी और पूतन। परागकोश जो भाग है, इसका अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, यानी अनुप्रस्थ काट काटे ऊपर से, तो उस काट के अंदर आपको 2 तो पालियां दिखेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है। अधिकतर पादपों में क्या होगा, 2 पालियां दिखेगी और हर एक पाली के अंदर क्या होंगे, गोलाकार कोष्ठ होंगे। ठीक है। जिन कोष्ठों को अपन कक्ष भी नाम देते हैं और ज्यादातर नाम क्या दिया जाता है, परागपुट नाम दिया जाता है। इन परागपुटों को दूसरा नाम दिया जाता है लघु बीजाणु धानी। वापस रिकॉल कर लो, परागकोश की संरचना में जो उसका अनुप्रस्थ काट होता है, उसके अंदर 2 पालियां मिलती है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कक्ष होते हैं। तो दोनों पालियों में टोटल कितने कक्ष हो गए, 4 कक्ष। इन कक्षों को दूसरा नाम परागपुट या फिर क्या नाम देते हैं, लघु बीजाणु धानी। ठीक है। लघु बीजाणु धानी क्यों नाम देते हैं कि इनके अंदर मुख्य रूप से लघु बीजाणुओं या फिर किसका, पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है परागपुटों के अंदर। ठीक है। अधिकतर जो आवृतबीजी पादप है उसके अंदर आपको 2 पाली और 4 परागपुट युक्त संरचना मिलेगी, लेकिन अपवाद ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि अपवाद स्वरूप मालवेसी जो कुल होता है, गुड़हल कुल। ठीक है। 11th में एक्सपेरिमेंट भी किया था आपने गुड़हल के पुष्प से। उस कुल के अंदर आपने देखा था कि जो परागकोश की संरचना है वो इस प्रकार होती है। ठीक है। ये पूतंतु है, ऊपर वाला भाग परागकोश। इसके अंदर क्या चीज मिलती है कि उसके अंदर एक ही पाली होती है और उसके अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। तो ये अपवाद ध्यान रखना है। अधिकतर पादपों में 2 पाली और 4 परागपुट, लेकिन मालवेसी कुल के जो पादप है उनके परागकोश में एक ही पाली पाई जाती है, और एक पाली है तो अपने आप परागपुटों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है। तो ये इस प्रकार है नर युग्मकोद्भिद या अपन बोले नर जननांग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें नर जननांग जो है पुमंग, पूरा चक्र। ठीक है। एकल इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर। इसी का अन्य नाम क्या है, लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर की भागों की बात करें तो परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश जो होता है ऊपरी भाग होता है, जिसके अनुप्रस्थ काट में अपन को 2 पाली और 4 परागपुट दिखाई देते हैं अधिकतर पादपों में। और परागकोश जो होता है मालवेसी कुल का, उसके अंदर अपवाद स्वरूप एक ही पाली और कितने, 2 परागपुट पाए जाते। सेकंड, योजी आपने पहले ही पढ़ा था, परागकोश और पूतंतु को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, योजी। तीसरा पार्ट जो होता है लंबा और रंध्रनुमा जो भाग होता है, जो पुष्प के अंदर पुष्पासन से जुड़ता है, वो कौन सा होता है, पूतंतु। ठीक है। तो ये थी अपनी संरचना किसकी, पुंकेसर के अनुप्रस्थ काट की। ये आपके है टीएस ऑफ परागकोश, हिंदी में बोले तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो परागकोश अपन ने पढ़ा था, पहला भाग पुंकेसर का। उसके अंदर परागपुट या लघु बीजाणुओं का निर्माण या परिवर्तन कैसे होता है। अपन ने पढ़ा था परागकोश में 2 पालियां होती है और उसके अंदर 4 कक्ष या क्या होता है, परागपुट होता है, जिसे अपन लघु बीजाणु धानु भी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं, उसके अंदर लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण। अब परागपुटों का परिवर्तन होता कैसा है, इसके लिए ध्यान दीजिए। परिवर्तन का जो यहाँ प्रकार है वो क्या है, सुबीजाणुधानीय या यूस्पोरेंजिएट प्रकार। ठीक है। जितनी भी लघु बीजाणु धानियां या गुरु बीजाणु धानियां निर्मित होती है, अपन पादप जगत की बात करें तो उसके अंदर 2 प्रकार के परिवर्तन मिलते हैं। एक तो यूस्पोरेंजिएट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट टाइप का मिलता है आवृतबीजियों के अंदर, लेप्टो वाला मिलता है मुख्य रूप से शैवालों के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है परिवर्तन में, वो भी बताते हैं। सुबीजाणु धान्य के अंदर ध्यान रखना है, जो परागपुट बनेंगे
उनका बनना एक से अधिक कोशिकाओं से होगा। एक से अधिक जो एपिडर्मल या अधित्वचीय कोशिकाएं होगी उससे क्या परागपुट बने। ठीक है, ध्यान रखना यूस्पोरेंजिएट या सुबीजाणुधानी का मतलब क्या है, अधित्वचीय संख्या, जो अधित्वचीय कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, एक से अधिक, वो किसका निर्माण करेगी, परागपुटों का। ठीक है, जबकि दूसरा जो प्रकार मैंने बोला था पादप जगत में कुछ एक प्रभागों के अंदर दूसरा मिलता है जिसका नाम है लेप्टोस्पोरेंजिएट, उसके अंदर क्या होगा, वहां पर केवल एक ही अधित्वचीय कोशिका क्या करेगी, लघु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी का क्या करेगी, निर्माण करेगी। जबकि यहाँ पे नाम यूस्पोरेंजिएट है तो एक से अधिक, लेप्टोस्पोरेंजिएट है तो कौन सा, केवल एक ही अधित्वचीय कोशिका लघु बीजाणुधानी का क्या करेगी, निर्माण करेगी। लेकिन आवृत बीजों में मुख्य रूप से कौन सा होता है, यूस्पोरेंजिएट, जिसका अर्थ होता है एक से अधिक अधित्वचीय कोशिकाओं द्वारा परागपुटों का निर्माण। अब अपन बात करते हैं, जैसे ही पादप के अंदर कलिका मुख्य रूप से पुष्प खिलने से पहले किस रूप में रहता है, कलिका रूप में रहता है, कलिका निर्मित होना स्टार्ट होती है उस समय ही जो परागकोश है उसका निर्माण भी शुरू होता है। और अपरिपक्व अवस्था के अंदर अपन बात करें तो परागकोश जो होता है अधित्व से घिरा रहता है, जिसे अपन एपिडर्मिस भी क्या करते हैं, नाम देते हैं। इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ समांगी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। समांगी का अर्थ है जिनका आकार एक जैसा, लगभग दिखने में कैसी, एक जैसी कोशिका। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग के अंदर ध्यान रखना है अपरिपक्व जो परागकोश होता है उसके अंदर समांगी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जैसे ही इसका परिवर्तन होना शुरू होता है तो ध्यान रखना है इन समांगी कोशिकाओं के समूह में से, ठीक है, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, उनका जीवदैर्घ्य सघन हो जाता है, केंद्रक भी इन कोशिकाओं का जो है बड़े आकार का हो जाता है, तब इन्हें अपन क्या नाम देते हैं, परपशु कोशिकाएं। यही कोशिकाएं आगे मुख्य रूप से परागकोश की भित्ति और परागपुटों के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। वापस अपरिपक्व अवस्था में समांगी कोशिकाओं का समूह, इन कोशिकाओं में से ही कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं, परपशु कोशिकाएं। इन परपशु कोशिकाओं के अंदर परिणतिक विभाजन होता है। विभाजन के दो प्रकार हैं, ठीक है, एक होता है अपनतिक। अपनतिक का अर्थ होता है ऊर्ध्वाधर विभाजन। ये कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर जब ऊर्ध्वाधर विभाजन होगा तो ध्यान रखना कोई एक परत है, मान लो ये कोशिकाओं की परत है और इसके अंदर अगर लगातार ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ तो पहले तो तीन ही कोशिकाएं थी, ठीक है, जब अपनतिक विभाजन होगा तो उसके अंदर एक ही परत में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अपनतिक का अर्थ लेना है कौन सा, ऊर्ध्वाधर विभाजन। सीधी सी बात करें तो कौन सा विभाजन, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर विभाजन ये एक परत में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। पहले एक कोशिका थी, अब कितनी हो गई, दो। दूसरा होता है अपना प्रकार कौन सा, परिणतिक विभाजन। कौन सा, परिणतिक, पेरिक्लाइनल डिवीजन जिसे बोलते हैं। ये कैसा विभाजन होता है, क्षैतिज, ठीक है। मान लो एक परत है अपने पास, कोशिकाओं की क्या है, एक परत है, और जब इसके अंदर क्षैतिज विभाजन होगा तो एक से कितनी परतें बन जाएगी, दो। तो ध्यान रखना अपनतिक विभाजन से एक परत में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जबकि परिणतिक विभाजन से परतों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या थी अपने पास, एक परपशु कोशिका थी, उसके अंदर पहला विभाजन कैसा हुआ, परिणतिक विभाजन। सीधा है कैसा विभाजन होगा ये, उर्दू अपन बोले क्षैतिज, क्षैतिज विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं निर्मित हो गई, दो। देखो यहाँ ये कोशिका थी, एक है बाहर की तरफ, एक है अंदर की तरफ, इधर भी बाहर अंदर, ऐसी मतलब चार परागपुटों के लिए चार प्रकार की, एक बाहर और एक अंदर कोशिका। बाहर वाली जो कोशिका होगी वो मुख्य रूप से परागकोश की भित्ति के निर्माण में सहायक होगी। इन कोशिकाओं को स्टार्ट में अपन क्या नाम देंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या नाम देंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जो अंदर की तरफ कोशिका होगी वो मुख्य रूप से परागकणों के निर्माण में सहायक होगी, उन्हें अपन क्या नाम देंगे, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, आगे के डायग्राम में अपन पढ़ेंगे कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है परागकोश की भित्ति के तीन स्तरों का क्या करती है, निर्माण करती है। एक स्तर तो पहले से मौजूद है, क्या, एपिडर्मिस या अधित्वक। तीन स्तर जो होंगे, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ होगा एंडोथीसियम, या जिसे हिंदी में नाम देते हैं अंतःस्थिशियम स्तर, ठीक है।
अंतःस्थिशियम के अंदर की तरफ होगी मध्य परत, मध्य परत के अंदर की तरफ होगा पोस्टकोरल या अपना टेपिटम स्तर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तक अपन ने देखा था कि जो ये परपस्व कोशिका उसमें परिणतिक विभाजन से दो बनती है, बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका, अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं में लगातार क्या होता है, परिणतिक विभाजन। मान लो इसके अंदर 2 बार परिणतिक विभाजन हुआ, एक कोशिका थी 1 बार और 2 बार, तो टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई, 3। अब तीनों अलग अलग परतों का निर्माण करती है। सबसे बाहर की तरफ जो परत होगी अंतःस्थिशियम, सेकंड नंबर मध्य परत, और सबसे अंदर की तरफ होगी पोषोत्तक या टेपिटम परत। ठीक है, अब देखो ये बना क्या रही है, परागकोश की भित्ति बना रही है। अभी जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ऐसी, ठीक है, उसकी मुख्य रूप से क्या बना रही है, ये भित्ति बना रही है। ठीक है, अब भित्ति में भाई ऐसा नहीं है कि प्राथमिक भित्ति कोशिका से निर्मित परतें ही भित्ति के अंदर आती है। एक परत आपने पहले ही पढ़ी थी, सबसे बाहर की तरफ कौन सी थी, एपिडर्मिस, पहले से ही मौजूद थी, और 3 बनी है किससे, प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो अब बताओ परागकोश की जो भित्ति है उसके अंदर टोटल परतें कितनी हो गई, 4। पहली एपिडर्मिस जो है या अधित्वक जो है परत पहले से मौजूद थी, और 3 परत है। बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे पहले से निर्मित कौन सी थी, अधित्वक, उसके अंदर की तरफ अंतःस्थिशियम, उसके अंदर की तरफ मध्य परत, और मध्य परत के अंदर की तरफ क्या होता है, पोषोत्तक या टेपिटम। ठीक है, ये तो हो गया किसका काम, प्राथमिक भित्ति कोशिका। दूसरी कोशिका अपनी कौन सी थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। उस कोशिका के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन। ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट में लिखा है समसूत्री विभाजन। पता है समसूत्री विभाजन जब भी होता है तो कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उनके द्वारा निर्मित कोशिकाओं में भी उतने ही गुणसूत्र आते हैं। तो ये कोशिका पहले से 2n यानी द्विगुणित थी, समसूत्री विभाजन से क्या बनी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी, जो कि क्या है, द्विगुणित। अब ये जो मात्र कोशिकाएं हैं इसके अंदर आवश्यक रूप से क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्रण होता है मतलब गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं में जितनी होती है उससे कम बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में होती है। यहाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित हुई, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेंगे, अगुणित लघु बीजाणु, जो ही आगे मॉडिफाई होकर किसका निर्माण करेंगे, परागकणों। तो वापस देख लो, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, कि परागकोश की भित्ति में मुख्य रूप से अंदर की 3 जो परतें हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है, और उसके बाद प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है पहले समसूत्री विभाजन से बहुत सारी क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु जब मॉडिफाई होते हैं तो किसमें बदलते हैं, परागकणों के अंदर। अब बात करेंगे अपन परागकोश की भित्ति की संरचना के बारे में। आगे बात करते हैं अपन परागकोश की भित्ति की संरचना के बारे में। ठीक है, भित्ति की संरचना में आपने देखा था अधित्वक तो सबसे पहले से ही मौजूद था, और 3 परतें जो थी अंतःस्थिशियम, मध्य परत और पोषोत्तक, ये तीनों परतें आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका से क्या हुई थी, निर्मित हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक एक परत की। तो परागकोश की भित्ति की संरचना के अंदर आपको 4 परतें मिलेगी। फर्स्ट बाहर से अंदर की तरफ चले तो पहली होगी अधित्वक, दूसरी अंतःस्थिशियम, तीसरी मध्य परत, चौथी पोषोत्तक या टेपिटम। एक एक की बात करते हैं। सबसे बाहर से स्टार्ट करें अपन तो सबसे पहले अपन को मिलेगी एपिडर्मिस या अधित्वक। जैसे ही नाम बताया गया कि एक परत है, ये जो कोशिकाएं होती है एक ही परत के रूप में व्यवस्थित होती है और लंबी और पतली होती है। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, दूसरी जो परत होती है वो भी एक परतीय रूप में ही रहती है, जिसका नाम क्या है, अंतःस्थिशियम। इस परत की जो कोशिकाएं होती है वो अधित्वक की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, और इनकी जो स्पर्श रेखीय भित्तियां होती है, ये जो कोशिकाएं हैं अंतःस्थिशियम की, इनकी स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज के क्या कण जमे रहते हैं, जिसकी वजह से वहां रेशेदार पट्टियां निर्मित होती है। ये पट्टियां यू आकार की क्या होती है, मौजूद रहती है। अल्फा सेलुलोज के कण होने की वजह से ये जो कोशिकाएं होती है अंतःस्थिशियम परत की, वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, और आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण जब ये कोशिकाएं शुष्क होती है तो इनके अंदर खिंचाव या क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और इसी वजह से ये मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, जब भी परागकोश का स्फुटन होगा
उस समय ये हेल्प करेगी। कौन सी परत? अंतःस्थितीय। कारण क्या है? अल्फा सेल्यूलोज के रेशेदार पट्टियों के रूप में क्या होना? जमा होना। ठीक है, और शुष्क होने पर इनमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न होगा, जिससे परागपुट जो है, अकेला परागपुट, वो क्या होगा? स्फुटित होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी परत, जिसका नाम है मध्य परत। इसकी कोशिकाएं भी दीर्घित और चपटी होती है। इसकी खासियत क्या है? ये 2 से 3 परतों में मिलती है। देखो चारों परतों में से बाकी सब एक प्रति है, एक ही कौन सी है जो 2 से 3 परतों में मिलती है। यहाँ चित्र में भी अपन ने 1, 2 और 3 परतें बनाई। ठीक है, इनका कार्य भी क्या है? सुरक्षा का। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे आंतरिक परत का, जिसका नाम क्या है? कोशोत्तक, या जो सबसे ज्यादा यूज में नाम लिया जाता है टैपिटम। ठीक है, ये बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती है, मतलब एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं? केंद्रक मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका जीवद्रव्य सघन होता है और मुख्य रूप से कोशोत्तकों से भरा रहता है इनका जीवद्रव्य। ठीक है, ये क्या होती है? अंदर जो मौजूद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनके संपर्क में रहती है, और ये जो कोशिका है टैपिटम कोशिकाएं, इनको क्या कर देती है? पोषण प्रदान करती है। किनको? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो आगे लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण करेगी, उसको क्या देती है? पोषण प्रदान करती है। चारों का कार्य वापस अधिकतम सुरक्षा का कार्य, अंतःस्थितीय परागकोश के स्फुटन में, मध्य परत की सुरक्षा, और चौथा कोशोत्तक जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर परिवर्तनशील जो लघु बीजाणु है उनको क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो ये होगी अपने परागकोश की भित्ति की संरचना। कल अपन बात करेंगे इन सभी परतों का डिटेल स्टडी भी करेंगे, और आगे मुख्य रूप से जो टैपिटम के जो प्रकार है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, चलो अंतिम बात, वीडियो देखते टाइम कमेंट जरूर करें। कोई भी सजेशन हो कि भाई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, तो आपके सजेशन लिए जाएंगे और उसको उनके अंदर सुधार भी किया जाएगा। ठीक है, और जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम में, घर पे बैठ के नोट्स बनाएं। ठीक है, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं हर एक चैप्टर को पीडीएफ रूप में भेजें। जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वो उन पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। मेरे को पता है अभी सबके पास बुक्स नहीं पहुंची है, इसलिए कल से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके पास हर एक चैप्टर की पीडीएफ फाइल भी पहुंचे। थैंक यू।